एपिसोड 14 डांस प्रैक्टिस। काफी समय बीत जाने के बाद भी चाहत और गुड्डी वापस नहीं आए थे, जिसे देख शिशिता जी ने तन्वी से कहा, ये चाहत और गुड्डी कहाँ रह गई हैं? बहुत देर हो गई है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, जरा उन्हें कॉल करके पूछना तो। तन्वी ने कहा, ठीक है मासी, मैं अभी कॉल करके पूछ कर बताती हूँ। तन्वी पहले चाहत को कॉल करने लगी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया, तो उसने गुड्डी को कॉल लगाया। गुड्डी ने पहली बार तो कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन दूसरी बार उसने तन्वी का कॉल रिसीव कर लिया। गुड्डी कॉल रिसीव करते हुए जल्दी से बोली, जी दीदी, बस पहुंच ही गए हैं हम। तन्वी ने उसके जवाब पर कहा, इतना समय कैसे लग गया तुम दोनों को? जल्दी आओ, मासी कब से तुम दोनों के बारे में पूछ रही हैं और हवन भी बस खत्म होने वाला है। गुड्डी ने उसको हाँ में जवाब देकर कॉल कट कर दिया और अब हवन भी पूर्ण हो चुका था। सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। रोहन ने दादी से कहा, दादी अब मैं चलता हूँ, आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तभी दादी उससे बोली, एक आखिरी काम और बचा है, सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटनी है। रोहन बोला, दादी आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया, आगे के जो भी काम है वो आप खुद देख लीजिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी दादी बोली, ठीक है चले जाना, लेकिन एक बार उन सामान पर अपना हाथ तो रख दो, मैं तुम्हारी ओर से उन्हें ब्राह्मणों में बंटवा दूंगी। रोहन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दादी ने शिशिता जी को वो सामान लाने को कहा। शिशिता जी ने तन्वी से कहा कि वो जल्दी से चाहत को कॉल करे। तन्वी जैसे ही चाहत को कॉल करने जा रही थी, तभी उसे सामने से गुड्डी वो सामान लाते हुए दिखाई दी। तन्वी गुड्डी के पास पहुंची और उससे पूछने लगी, तुम अकेली क्यों आई हो चाहत, कहाँ पर है? गुड्डी बोली, वो दीदी की दोस्त बाहर मिल गई है उन्हें, तो वो वहीं पर है, उन्होंने मुझे सामान के साथ भेज दिया। तन्वी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो दोनों सभी के पास पहुंच गए। गुड्डी ने जैसे ही रोहन को वहाँ देखा, वो हैरान होने के साथ साथ घबरा गई, और वो तो वहाँ ऐसे खड़ी थी जैसे वो वहाँ जम ही गई हो। उसे रोहन का पूजा में आना हैरान कर रहा था, और साथ में ही कहीं चाहत और रोहन यहाँ आमने सामने न आ जाएं। उस डर की वजह से भी उसे घबराहट हो रही थी। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखकर निहाल शान से बोला, देख तो शान, रोहन को यहाँ देखकर बेचारी गुड्डी का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया, जैसे उसने अपने सामने रोहन को नहीं किसी भूत को यहाँ देख लिया हो। गुड्डी को ऐसे खड़ा देखकर तन्वी ने अपनी कोहनी उसके हाथ की बाजू पर मारी, जिससे गुड्डी को होश आया। गुड्डी ने तन्वी की ओर देखा और पूछा, जी दीदी आप कुछ कह रही थी? तन्वी ने उसे बैग में पड़े सामान को हाथ में निकालने के लिए कहा। गुड्डी ने वो सामान थाल में निकाला और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने उस थाल में पड़े सामान की पूजा की और भगवान के चरणों में रख दिया, और उन्होंने रोहन से उस थाल पर हाथ लगाने के लिए कहा। रोहन थाल पर हाथ लगाकर वहाँ से शान और निहाल के साथ चला गया। रोहन, शान और निहाल वहाँ से चले गए थे। वो घाट के बाहर अपनी कार के पास पहुँचे तो शान उन्हें 2 मिनट में वापस आने को कहकर वहाँ से चला गया। वही उनसे थोड़ी दूर खड़ी चाहत अपनी 3 से 4 सहेलियों के साथ ग्रुप में खड़ी बात कर रही थी। तभी उसकी एक और सहेली रीमा अपनी छोटी बहन ऋतु के साथ वहीं से जा रही थी। उन्हें जाते देख वहीं चाहत के साथ खड़ी उसकी एक सहेली निशा ने रीमा को आवाज दी, तो रीमा भी अपनी बहन ऋतु के साथ उसके पास आकर खड़ी हो गई। वहाँ खड़ी चाहत, निशा, एकता, जिया और मीता उन दोनों को हेलो कहने लगी। चाहत ने देखा कि रीमा और ऋतु कहीं खोई खोई सी लग रही थी। उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो किसी परेशानी में है। उन्हें ऐसा परेशान देखकर चाहत ने उनसे पूछ ही लिया। चाहत उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बताओ क्या बात है, शायद हम लोग तुम दोनों की हेल्प कर सकें। चाहत के ऐसा बोलने पर सभी लड़कियां उनसे उनकी परेशानी पूछने लगी। उन सभी के इतना पूछने पर रीमा बोली, वो क्या है ना, परसों ऋतु के स्कूल में डांस प्रतियोगिता है। चाहत बोली, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, ये तो अच्छी बात है। फिर चाहत ऋतु की ओर देखते हुए बोली, तुम प्रतियोगिता में भाग ले रही हो ना? ऋतु ने सर हाँ में हिला दिया। तभी रीमा बोली, ये भाग तो ले रही है, लेकिन? चाहत उसे देखते हुए बोली, लेकिन क्या? रीमा बोली, लेकिन परेशानी ये है कि सीमा ऐसे डांस सिखा रही थी, लेकिन आज वो डांस सिखाते सिखाते फिसलकर जमीन पर गिर गई, जिससे उसके पैरों में मोच आ गई।
अब मुश्किल ये है कि वो अब ऋतु को डांस नहीं सिखा सकती और इतनी जल्दी अच्छे से इसे डांस सिखाने वाला कोई भी नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी ऋतु बोली, मैं कह रही हूँ ना दीदी, मैं अपना नाम प्रतियोगिता से वापस ले लेती हूँ, आप ज्यादा चिंता मत करो। इतने में चाहत ऋतु को बोली, ऐसे कैसे नाम वापस ले लोगी तुम? रुको, सोचते हैं क्या करा जाए। तभी उसने देखा ऋतु और रीमा को छोड़कर उसकी सभी दोस्त उसे ही देखे जा रही थी। वो उनकी ऐसी नजरें देखकर घबरा गई और फिर कपकपाती आवाज में उन सबसे बोली, ऐसे क्यों देख रही हो तुम सभी, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो? तभी उनमें से जिया बोली, किसी और को डांस सिखाने के लिए क्यों ढूंढना है? चाहत बोली, अरे ढूंढना क्यों नहीं है, अगर किसी को ढूंढेंगे नहीं तो फिर ऋतु डांस कैसे सीखेगी? फिर चाहत थोड़ा सोचते हुए बोली, एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि तुम इसे डांस सिखाओगी? अगर तुम सिखा दोगी तो बहुत अच्छी बात होगी। जिया बोली, मैं नहीं सिखाऊंगी। चाहत, रीमा और ऋतु उसका चेहरा हैरानी से देखने लगी। चाहत जिया की बात सुनकर चिढ़कर बोली, किसी को डांस सिखाने के लिए ढूंढना भी नहीं है, तुम भी नहीं सिखाओगी तो फिर कौन सिखाएगा? जिया, मीता, एकता और निशा एक साथ बोली, तुम सिखाओगी। चाहत चौंकते हुए बोली, क्या मैं? पागल हो गई हो क्या तुम सब? मैं कैसे सिखा सकती हूँ, मुझे कहाँ डांस आता है? नहीं नहीं, हम लोग किसी और को ढूंढेंगे। जिया चाहत को घूरते हुए बोली, डांस नहीं आता तुझे? सभी की सभी लड़कियां एक साथ अपनी कमर पर हाथ रखे चाहत को देखने लगी। चाहत ने भी उन्हीं की तरह उन्हें जवाब दिया, हाँ नहीं आता मुझे। तभी जिया ने कहा, अच्छा याद है पिछले साल स्मृति की शादी में संगीत में वहाँ तन्वी और हम सभी ने डांस किया था, लेकिन तू चुपचाप वहाँ बैठे देख रही थी, और जब हम सबने तुझसे कहा डांस करने को तब तूने मना कर दिया था। चाहत अपनी आंखों को चारों ओर घुमाते हुए बोली, हाँ याद है तो? जिया ने अपनी बात फिर से जारी रखते हुए कहा, तो ये भी याद होगा कि तेरे इतना मना करने के बाद तन्वी ने तुझसे 1 घंटे तक बात नहीं की थी, क्योंकि तन्वी तुझसे नाराज थी। तो याद है ना तूने उसे मनाने के लिए क्या किया था? चाहत उसे मुंह बनाते हुए बोली, हाँ ठीक है बाबा, माना मैंने उस दिन सिर्फ उसके लिए एक डांस किया था, लेकिन मैं भी क्या करती, वो मुझसे नाराज हो गई थी और मैं उसे मुझसे नाराज नहीं देख सकती। लेकिन मुझे डांस सिखाना नहीं आता, बस मैं शौक के लिए थोड़ा बहुत अकेले में डांस कर लेती हूँ, और वैसे भी मैं इतनी भी अच्छी कोई डांसर नहीं हूँ। जिया हैरान होकर बोली, क्या बात कर रही हो तुम और अच्छी डांसर नहीं हो? सीरियसली? उस दिन संगीत कितना बोरिंग था, लेकिन जब तुमने वहाँ डांस किया तभी सभी लोग उस संगीत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे थे। सभी तुम्हारा डांस बार बार देखना चाहते थे। ऋतु ने जब ये सुना तो वो जिया से झट से बोली, सच जिया दीदी, चाहत दीदी इतना अच्छा डांस करती हैं। सभी एक साथ बोली, बहुत अच्छा। ऋतु ने चाहत का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज दीदी, अब आप ही मुझे डांस सिखाओगे प्लीज। सभी उसे डांस सिखाने के लिए मनाने लगे। थक हार कर चाहत ने उन सभी को हाँ में जवाब दिया। चाहत बोली, ठीक है, लेकिन हम कल यहीं पर इसी जगह पर कहीं कम भीड़ वाली जगह ही प्रैक्टिस करेंगे। फिर प्रैक्टिस करने के बाद में शाम की गंगा पूजा में शामिल होकर फिर घर जाएंगे। वैसे भी मुझे टाइम पर घर पहुंचना है, नहीं तो मासी बहुत डांटेंगी। तभी निशा बोली, चलो इसी बहाने हम सभी को भी चाहत का डांस देखने को मिलेगा। वो सभी लड़कियां इसी बात पर हंसने लगी और चाहत ने अपना मुंह बना लिया। सभी ने हाँ कह दिया और फिर एक दूसरे को बाय कहकर चले गए। चाहत जल्दी से घाट के अंदर जाने लगी। जैसे ही वो रोहन की कार के पास पहुंचने वाली थी, इतने में रोहन की कार उसी के सामने से चली गई, लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाए। चाहत जब अंदर आई तो उसने देखा हवन खत्म हो चुका था और पंडित जी भी जा चुके थे। सुचिता जी ने उसे देखकर पूछा, कहाँ रह गई थी तुम? सब खत्म होने के बाद आई हो? वो बोली, मैं क्या करती मासी, वो पड़ोस में जो शर्मा आंटी है ना, उन्हें चक्कर आ गया था और उनके घर में कोई था भी नहीं जो उनकी देखभाल कर सके। जब पिंकी घर पर आई तब मैं और गुड्डी यहाँ आने के लिए वहाँ से निकले, और जब स्कूटी पार्क करने गई तभी वहाँ पर एकता, निशा, जिया, मीता मिल गए, तो उनसे बात करने में ही टाइम लग गया। वैसे सारा काम हो गया क्या पूरा? सुचिता जी बोली, हाँ हो गया, चलो घर चलते हैं। चाहत बोली, मासी आप लोग चले जाओ, मैं और तन्वी वृश्चिका से मिलकर आते हैं। सुचिता बोली, जाओ लेकिन जल्दी घर आ जाना,
मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। चाहत ने सवालिया अंदाज में उनसे कहा। जरूरी बात? क्या जरूरी बात है, अभी बता दीजिए। शुचिता जी बोली। तुम दोनों घर जाओ, फिर तुम्हें बताती हूँ। वो ठीक है मासी कहकर तन्वी के पास चली गई। चाहत तन्वी को अपने साथ चलने को कह ही रही थी कि तभी एक 12 साल का एक छोटा बच्चा चाहत के पास दौड़ कर आया। चाहत और तन्वी के साथ साथ सभी लोग उस बच्चे को देखने लगे। वो बच्चा दौड़ने की वजह से हाफ रहा था। चाहत ने उस बच्चे के चेहरे को छूते हुए पूछा, नीव क्या हुआ, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? देखो कितना हाफ रहे हो तुम। नीव ने चाहत से हाफते हुए कहा, चाहत दीदी, वो ज्योति दीदी मुसीबत में है। ज्योति दीदी कुछ टूरिस्ट को राम झूला घुमाने लेकर गई थी, तभी बबलू भैया वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुँच गए और अब वो और उनके दोस्त ज्योति दीदी को परेशान कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी चलो, ज्योति दीदी बहुत रो रही है। नीव की बात सुनकर चाहत को उस बबलू और उसके दोस्तों पर बहुत गुस्सा आने लगा। इसीलिए चाहत ने अपने दुपट्टे को कमर पर क्रॉस में बांधते हुए अपने पास खड़ी तन्वी से कहा, तन्वी तू मासी और दादी के साथ घर जा, मैं थोड़ी देर बाद घर आकर तुझे अपने साथ लेकर चलूंगी रशिका से मिलने। अभी मैं जरा उस बबलू के बच्चे को देख कर आती हूँ। वो बबलू बिल्कुल कुत्ते की दुम जैसा है, जितना भी उसे सीधा करने की कोशिश करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो मैं उसका फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट करके आती हूँ, ताकि अगली बार से ज्योति की तरफ तो क्या किसी और लड़की की तरफ भी अपनी आंखें उठाकर न देखे। इतना कहकर चाहत उस बच्चे के साथ जाने लगी। तन्वी चाहत से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, उससे पहले ही शुचिता जी की गुस्से भरी आवाज वहाँ सभी को सुनाई दी। शुचिता जी ने गुस्से में चाहत का नाम पुकारा, जिससे चाहत वहाँ से जाते जाते रुक गई। चाहत ने पीछे मुड़कर शुचिता जी की तरफ देखा। शुचिता जी गुस्से से भरे चेहरे के साथ चाहत के पास आए और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। शुचिता जी ने सख्त भरे लहजे में चाहत से कहा, कहाँ चली तुम? बस मौका मिलना चाहिए तुम्हें, ना आव देखती हो ना ताव, बस पैरों में पहिए लगाकर कहीं भी दौड़ पड़ती हो। याद है ना, कल शाम को तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अब ये सब हरकतें तब तक नहीं करोगी जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे देती। तो फिर क्या सोचकर बिना किसी से परमिशन लिए जा रही हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें मैंने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है। शुचिता जी की बात सुनकर चाहत ने उनसे कहा, मासी आप भूल रही हैं, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं जानबूझकर कोई भी खतरा नहीं उठाऊंगी, लेकिन आपसे मैंने ये भी साफ साफ कहा था कि किसी को मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी। और यहाँ तो खुद मुझसे हेल्प मांगी जा रही है, इसीलिए मेरा हेल्प करना तो बनता है ना। और दूसरी बात, यहाँ ज्योति मुसीबत में है, जो कि मेरी दोस्त है और मैं उस बबलू को भी अच्छे से जानती हूँ। उसे जब तक अच्छे से सबक नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं सुधरेगा। इसीलिए अभी तो मुझे आप जाने दीजिए और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जितना हो सकेगा बात करके मैटर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर वो लाख समझाने पर भी नहीं समझा तब मैं अपनी जुबान से नहीं हाथ से बात करूंगी। और मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ रही हूँ। मैं थोड़ी देर बाद घर आ जाऊंगी, आप सभी तन्वी को लेकर घर जाइए। इतना कहकर चाहत जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगी और शुचिता जी उसे बस गुस्से से पुकारते हुए रह गई। वहाँ दादी भी चुपचाप खड़ी चाहत और शुचिता जी की बात सुन रही थी। शुचिता जी को गुस्सा करते हुए देख तन्वी ने परेशानी भरी नजरों से दादी की तरफ देखा। दादी तन्वी की नजरों के इशारे को समझ गई और वो शुचिता जी के पास जाकर उन्हें शांत करने लगी। शांत होने के बाद दादी शुचिता जी को लेकर पंडित जी के पास जाने लगी और वही तन्वी, गुड्डी और निशांत को पूरा घाट और वहाँ के मंदिर दिखाने लगी। दादी और शुचिता जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए पंडित जी के पास रुके और थोड़ी देर बाद फिर वो दोनों भी गुड्डी, तन्वी और निशांत के साथ घर की ओर निकल गए। मुगैम्बो यहाँ सिर्फ एक ही है और वो है मेरी मासी, समझी तू? चाहत